हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो क्लास है हमारी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी, क्योंकि यहां से इस जो मृदा की जो नेक्स्ट स्टेप आज पढ़ेंगे, इस स्टेप में से लगभग एग्रीकल्चर की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी हर साल। जैसे जेट में तो यहां से लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझाऊंगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे, उम्मीद है। लेकिन शर्त यह है, आप इस वीडियो को एकांत में बैठकर देखें और साथ में आपके नोटबुक और पेन हाथ में होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और साथ में समझने की कोशिश भी करें। हमारा टॉपिक चल रहा था सोइल साइंस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सोइल साइंस के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, किन किन कारकों से होता है। 3 कारक बताए थे, चट्टान, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। फिर हमने चट्टानों के विस्तार के बारे में बात की थी। 3 प्रकार की चट्टानें थी, उन चट्टानों में कौन कौन सी धातुएं होती है। फिर हमने बात की थी कि कौन कौन से इसमें कारक होते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा किस भाषा का शब्द है, किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, उसका अर्थ क्या है, उसकी शाखाएं कौन कौन सी है। इन सभी के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमें क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं और जिन्होंने उत्थान साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी हमारा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइस, बात करते हैं आज नेक्स्ट स्टेप के बारे में, सोइल साइंस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चट्टानों से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे, उनके बारे में पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, कुछ स्टूडेंट ने इसे आंसर देने की कृपा की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। अब ये याद कैसे रहे? हमेशा रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, रट्टा हुआ कभी भी याद नहीं रहेगा आपको। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश की तो समझा हुआ हमेशा आपको याद रहेगा, और आप अपने साथियों को भी फिर उसे अच्छे तरीके से समझा सकते हो। तो गाइस, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। आप थोड़ा सा यहां पर ट्रिक लगा लो कि चट्टानों से क्या निकलता है? पेट्रोल। चट्टानों से क्या निकलता है? पेट्रोल। इसलिए उसके अध्ययन को क्या कह दिया हमने? पेट्रोलॉजी। ठीक है गाइस। सेकंड क्वेश्चन था, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? चट्टानों पर जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं गाइस? तो उनको कहते हैं चेस्मोफाइट। क्या कहते हैं? चेस्मोफाइट। वहां पर क्या करते हैं ये पौधे? फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। किनसे? पत्थरों से, चट्टानों से लड़ाई करते हैं, और फाइट किया तो क्या हो गया? चेस्मो बन गए, तो चेस्मोफाइट। थर्ड क्वेश्चन है, चट्टानों की दरारों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चट्टानों के दरारों में, मतलब ये 2 चट्टान है, और दो चट्टानों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, वहां पर आपने देखा होगा काफी सारे पौधे उगते हैं। तो उन पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिथोफाइट। ठीक है गाइस, ये 3 क्वेश्चन थे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको केवल क्वेश्चन बताए थे, उनके आंसर नहीं बताए थे। तो इन तीनों के आंसर क्या है? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। चट्टानों से क्या निकलता है? पेट्रोल। इसलिए क्या कह दिया हमने? पेट्रोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को, चट्टानों के ऊपर जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? चेस्मोफाइट। और ये पौधे चट्टानों पर क्या करते हैं? फाइट करते हैं। थर्ड है, चट्टानों की दरारों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो लिथोफाइट। ये 3 क्वेश्चन थे, उम्मीद है सभी को अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके आंसर आपको पता ही होना चाहिए।
नेक्स्ट स्टेप है हमारी मृदा का संगठन। तो जैसे कि हमें मृदा के इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी संगठन, मृदा का संगठन। संगठन क्या होता है? तो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा संगठन में क्या होती है? शक्ति। संगठन में क्या होती है? शक्ति। तो वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जो मृदा के संगठन में सम्मिलित है, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ सोइल। कंपोजिशन ऑफ सोइल, मृदा का संगठन। वो कौन कौन से कारक है जो मृदा की शक्तियों का निर्माण कर रहे हैं? तो गाइस यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। काफी बार तो संगठन के जो नाम है 4 है। सबसे पहले एक बार नाम देख लेते हैं इनका। मृदा जल, सेकंड है मृदा वायु, थर्ड है खनिज पदार्थ, और 4 है कार्बनिक पदार्थ। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मृदा के जो रासायनिक संगठन में जो सम्मिलित कारक है वो कौन कौन से है? 4। यहां से सीधा क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है कि निम्न में से मृदा का रासायनिक संगठन है या रासायनिक संगठन का कारक है। एक इनमें से दे देगा और 3 कोई और दे देगा, या फिर ऐसे भी दे देगा, 3 यहां से दे देगा और एक कोई और दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से मृदा का रासायनिक संगठन नहीं है। तो गाइस ये तो हमें याद होना ही चाहिए कि 4 कारक है इसके, मृदा जल, मृदा वायु, क्योंकि किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं हम? मृदा के संदर्भ में बात करते हैं सोइल साइंस के लिए। तो मृदा जल हो गया, मृदा वायु हो गई, खनिज पदार्थ हो गया और कार्बनिक पदार्थ हो गया, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है गाइस, अब इसको वर्गीकरण एक चक्कर के माध्यम से देखते हैं ताकि आपको सभी इसकी जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर एक वृत्त बना लिया। अब जो परसेंटाइल देखेंगे वो कितने पर देखते हैं? 100% पर। कितने पर देखते हैं? 100%। परसेंटाइल जो निकालते हैं अपन वो कितने पर निकालते हैं? 100% पर। तो देखिएगा इसको अपन टुकड़ों में बांटेंगे, 4 भाग, क्योंकि कारक कितने थे? 4। मृदा जल था, मृदा वायु थी, खनिज पदार्थ था और कार्बनिक पदार्थ था, 4 थे। तो देखिएगा सबसे पहले इसके कर दो 2 पार्ट, ये कर दिया, ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। अब फिर इसके हाफ कर दो, ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया। क्या इसके भी 25-25 करेंगे? बिल्कुल नहीं, इसके करेंगे 25 से बहुत ज्यादा, यहां तक कर दिया। अब जो कारक थे हमारे 4 उनको यहां पर लिखेंगे। तो देखिए मृदा जल सीधा लिख देते हैं अपन, मृदा वायु सबसे ज्यादा परसेंटाइल होगी वो किसकी होगी? खनिज पदार्थ। एंड लास्ट है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसका परसेंटाइल कि किसका कितना परसेंटाइल है। तो हमने 2 हिस्से किए थे, 50 यहां से और 50 यहां से। तो मृदा जल कितना होगा? 25%। मृदा जल कितना होगा? 25%। मृदा वायु कितनी होगी? 25%। अब 25 यहां तक होता है, लेकिन 25 से क्या है? ज्यादा है, तो कितना होगा? 45%। बाकी शेष कितना रह गया? 5%। अब यहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन ZISR में आया हुआ है और हर बार यहां से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से मृदा के संगठन में सबसे ज्यादा अधिक परसेंटाइल किस कारक का है? तो सबसे ज्यादा तो किसका होगा? खनिज पदार्थ का। और सबसे कम किसका होगा? कार्बनिक पदार्थ का, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ का परसेंटाइल कितना? केवल 5%। और सबसे ज्यादा किसका है? खनिज पदार्थ का 45%। ओके गाइस, अब देखते हैं कि ये 2 भाग हो गए, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। ये कैसे हैं? ठोस पदार्थ। कैसे हो गए ये दोनों? ठोस पदार्थ। 50% कैसा भाग हो गया? ठोस पदार्थ, जिसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ हो गए 45% और 5% हो गया कार्बनिक पदार्थ। बाकी ये शेष क्या रह गया? तो ये रह गए दोस्तों रंध्र। ये क्या रह गए? रंध्र, जिसे अपन क्या कहते हैं? रंध्र। अच्छा, रंध्र होते क्या है? ठोस पदार्थ तो आप सभी जानते हैं, स्ट्रॉन्ग पार्ट, लेकिन रंध्र होता क्या है? रंध्र क्या होते हैं? तो गाइस आपने देखा होगा कि जो मृदा के कण होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 मृदा के कण है, ठीक है,
अब इन दो मृदा के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, एक बार यहां पर देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लो ये कोई फील्ड है और ये इसमें क्या है, मृदा के कण है। क्या है, मृदा के कण। गौर से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और यदि आपने गौर से नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगी, और यदि गौर से देख लिया, एक बार समझने की कोशिश की, तो हमेशा हमेशा के लिए आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो हमने बात किसकी कर रहे हैं, रंध्र की। किसकी बात करें अपन, रंध्र की। तो ये क्या है, मृदा के कण। क्या है, मृदा के कण। मृदा के कणों के बीच में आपने देखा होगा कि देखो रिक्त स्थान है यहां पर। ये थोड़ा क्या है, मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूं इसको। ब्लैक से जो पार्ट है, स्थान है, ये क्या है, रिक्त स्थान। ठोस पदार्थ हो गया रेड वाला, और जो रंध्र है वो कैसा, ब्लैक हो गया। तो इन रंध्रों के बीच में जो ठोस पदार्थों के बीच में जो रिक्त स्थान है, वो चीज क्या है, रंध्र। मिट्टी के कणों के बीच में, कणों के आपस, दो कण है, दो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, वो चीज क्या है, रंध्र। और इन रंध्रों में उपस्थित क्या होती है, जल और वायु। लेकिन जल और वायु दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होगी। जल होगा तो वायु नहीं होगी, और वायु है तो जल नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो रंध्रों में क्या उपस्थित होती है, जल और वायु। तो ये हो गया रंध्रों के बारे में हमने देख लिया। 50% कौन सा भाग होता है, ठोस पदार्थ होता है, और 50% में क्या उपस्थित होते हैं, रंध्र। और रंध्रों में क्या उपस्थित होंगे, जल और वायु। क्या जल और वायु दोनों एक साथ उपस्थित होंगे, बिल्कुल नहीं। जल होगा तो वायु होगी, और वायु होगा तो जल होगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, इसमें एक एक के बारे में देख लेते हैं अपन कि मृदा जल क्या है, मृदा वायु क्या है, कार्बनिक पदार्थ क्या है, और खनिज पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मृदा जल के बारे में। तो इस मृदा जल, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। सभी को पता है जल का सूत्र क्या होगा, H2O। तो देखिए इसमें क्या क्या उपस्थित होंगे, हाइड्रोजन उपस्थित होगा, और क्या उपस्थित होगी, ऑक्सीजन उपस्थित होगी। तो मृदा जल में क्या क्या उपस्थित होता है, जल और वायु। जल का क्या, इसका काम क्या है, पौधों को पानी उपलब्ध करवाना। जब पौधे को पानी की आवश्यकता होती है तो मृदा जल, केसीय, आपने जल का नाम सुना होगा, एक केसीय जल, ये अपन सिंचाई में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। केसीय जल पौधों को प्राप्त होने वाला जल है, और ये सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा है, केसीय जल। ओके गाइस, तो जल का काम क्या है, पौधों को जब पानी की आवश्यकता होती है, उन्हें प्यास लगती है, तो प्यास कौन बुझाएगा, जल ही तो बुझाएगा। तो ये हो गया। और इसमें क्या क्या उपस्थित होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काम क्या है, श्वसन के दौरान ये काम आती है। सेकंड है वायु। सेकंड क्या है, वायु, एयर। अब देखिए वायु का काम क्या है, वायु का काम है, वायु में उपस्थित क्या होंगी, गैस। वायु में क्या उपस्थित होंगी, गैसें उपस्थित होंगी। अब गैसें कौन कौन सी उपस्थित होंगी अपन देखेंगे यहां पर, वायुमंडल के तौर पर और मृदा के अंदर। एक तो धरातल के ऊपर की बात करें, जो वायुमंडल है हमारा, इसमें कौन कौन सी गैसें होती है। एक बात करेंगे धरातल के नीचे कि मृदा के अंदर क्या वहां पर भी गैस है, और है तो कौन कौन सी गैस है, और उसका कितना कितना परसेंटाइल है। तो देखिएगा इस वायुमंडल और धरातल दोनों की एक साथ बात करेंगे अपन। तो वायुमंडल और मृदा, वायुमंडल की बात करेंगे और मृदा के अंदर की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर गैस होती कौन कौन सी है, किसके बारे में बात करें अपन, गैसों के बारे में। तो कौन कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। ये गैस क्या होती है, वायुमंडल में भी उपस्थित होती है और मृदा के अंदर भी उपस्थित होती है। मृदा में भी यही होंगी, CO2, O2, नाइट्रोजन और आर्गन। CO2, O2, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं इसका परसेंटाइल कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी होती है, CO2 कितनी होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है, आर्गन कितनी होती है। और मृदा के अंदर भी देखेंगे कि मृदा के अंदर CO2 कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है, और आर्गन गैस कितनी होती है। तो देखिएगा इस वायुमंडल की बात करेंगे अपन पहले। तो वायुमंडल में जो CO2 होगी वो होगी 0.03%, ऑक्सीजन होगी 21%। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 20.9, 20.6 भी हो सकता है, लेकिन अपन एवरेज देखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन 78%,
और आर्गन है 0.93%। ये तो हमने बात की वायुमंडल, मतलब धरातल के ऊपर का जो क्षेत्र है वायुमंडल उसकी बात की। अब बात करेंगे मृदा के अंदर की कि कौन सी गैस कितनी होती है। तो मृदा के अंदर बात करेंगे 0.3%, ऑक्सीजन की बात करेंगे 21%। यहां पर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा कम भी हो सकती है, लेकिन अपन एवरेज लेकर चल रहे हैं। यह है 78%, यहां पर 79 भी हो सकता है गाइस, और यहां पर 0.93%। ये हम एवरेज लगभग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है फिक्स है, लगभग। ठीक है गाइस, तो देखिए CO2 भी, O2 भी, नाइट्रोजन भी और आर्गन भी सभी कॉमन है। ये तीन गैस तो क्या है, मृदा के अंदर भी और वायुमंडल के अंदर भी क्या है, कॉमन है। यहां पर 21 है तो यहां पर भी 21 है, यहां पर 78 है तो यहां पर भी 78 है, यहां पर 0.93% है तो यहां पर भी क्या है 0.93% है। लेकिन यहां पर देखो वायुमंडल के अंदर CO2 0.03% है और मृदा के अंदर CO2 0.3% है। तो गाइस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही है कि वायुमंडल की तुलना में मृदा के अंदर CO2 की मात्रा कितनी गुना अधिक होती है। तो देखो कितनी गुना अधिक है, 10 गुना। कितनी गुना अधिक है, 10 गुना। देखो यहां पर 0 लग रहा है और यहां पर 0 नहीं लग रहा, तो कितनी गुना, एक 0 लगता है कितना हो जाता है 10, एक 0 से कितना होता है 10। तो वायुमंडल की, गौर से सुनना क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की तुलना में मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी गुना अधिक होती है, तो वो होगी 10 गुना अधिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको तो बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेना। फिर देखते हैं इसमें ऑक्सीजन की मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी, 21%। तो ऑक्सीजन और मृदा के अंदर भी कितनी होगी, 21% होगी। नाइट्रोजन 78 है तो नाइट्रोजन यहां पर भी कितनी होगी, 78 होगी। आर्गन यहां पर भी कितना होगा, 0.93। गाइस नया क्वेश्चन यदि बनता है तो वो यहां से बनता है, क्योंकि लगभग सभी को पता है CO2, O2, नाइट्रोजन, लेकिन आर्गन के बारे में काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, काफी को पता है भी नहीं। लेकिन नया क्वेश्चन यदि बनता है तो आर्गन से बनेगा। उम्मीद है सभी को ये जानकारी पसंद आ गई होगी कि किस गैस का कितना परसेंटाइल है, आई होप। ठीक है गाइस, आर्गन कितना होगा, 0.93% वायुमंडल के अंदर भी और मृदा के अंदर भी। अब देखते हैं कि मृदा के अंदर जो CO2 की मात्रा होती है 10 गुना अधिक, वो होती क्यों है इतनी 10 गुना। और जो नाइट्रोजन है वो भी वायुमंडल की तुलना में कुछ अधिक होती है। जैसे 78 थी तो मृदा के अंदर 79% भी हो सकती है। और जो मृदा के अंदर CO2 की बात कर रहे थे अपन 10 गुना अधिक, ये 10 गुना अधिक होती क्यों है, तो इसका कारण देख लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए ये कोई वनस्पति है, क्या है, वनस्पति है। गौर से देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये क्या है, वनस्पति है। अपन बात करें प्रकाश संश्लेषण, किसकी बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब सूर्य की उपस्थिति होगी। और सूर्य की उपस्थिति में पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो देखिएगा इस जो पौधे हैं, यहां पर ये मृदा है, क्या है, यहां पर ये मृदा है। तो मृदा के अंदर क्या उपस्थित है, CO2, क्या उपस्थित है, CO2। और यहां पर वायुमंडल में क्या उपस्थित है, अधिक O2। यहां पर तो CO2 ज्यादा है और यहां पर O2 ज्यादा है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान श्वसन क्रिया करेंगे क्या, पौधे। तो श्वसन के रूप में क्या लेंगे, ऑक्सीजन। श्वसन के रूप में क्या लेंगे, ऑक्सीजन। और निकालेंगे कौन सी गैस, CO2। निकालेंगे कौन सी गैस, CO2, और लेंगे कौन सी गैस, O2। अब देखिए, अब यहां पर जो बात होगी वो होगी थोड़ी सी विसरण की बात होगी। किसकी बात होगी, विसरण की, जो कम से अधिक की या अधिक से कम की ओर होता है। अब विसरण की दर क्या हो जाएगी, यहां पर कम। विसरण की दर क्या हो जाएगी, यहां पर कम। क्यों विसरण की दर कम क्यों होगी, क्योंकि अपन जैसे मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो जैसे जैसे नीचे चलेंगे तो इसमें संयंत्र आएंगे, जो अपन नेक्स्ट स्टेप में अभी देखेंगे। संयंत्र आएंगे, भूमि की परतें आएंगी, जो कैसी होती है, कठोर होती है। मृदा की जो परतें होती है वो कैसी होती है, कठोर। यहां से खुदाई करेंगे तो यहां से जस्ट नीचे थोड़ी और कठोर आएगी, फिर खुदाई करेंगे तो और कठोर आएगी, फिर नीचे चलेंगे तो चट्टाने आ जाएंगे धीरे धीरे। तो वो कौन सा भाग हो गया, कठोर भाग हो गया। और कठोर भाग आते ही विसरण की दर क्या हो जाती है, कम। विसरण की दर क्या हो जाती है गाइस, कम हो जाती है। और विसरण की दर कम होगी तो यहां पर और क्या है, मिट्टी के कण,
और क्या है, मिट्टी के कण। और मिट्टी के कण क्या करेंगे, मिट्टी के कण इस पर क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। मिट्टी के कण क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। तो दो इसमें फैक्टर हो गए मुख्य, कि एक तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, विसरण की दर कम। और सेकंड है जो कण है मृदा के, उन मृदा के कणों का क्या होगा, इस पर दबाव पड़ेगा। तो इसमें जो CO2 की मात्रा है वो बाहर जल्दी से क्या होगी, निकलेगी नहीं, क्योंकि क्या पड़ रहा है इस पर, दबाव। और दबाव पड़ने से जो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी क्या होगी, जल्दी से अंदर नहीं आएगी। तो यहां पर CO2 की मात्रा तो क्या होगी, ज्यादा, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम। इसी कारण जो इसका मुख्य फैक्टर है वो है एक तो विसरण, विसरण की दर क्या होगी, कम। और मृदा के कणों का क्या होता है, इसमें प्रेशर अधिक लगता है, जिसके कारण CO2 की मात्रा तो क्या बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम हो जाती है। तो ये हुआ मृदा वायु। मृदा वायु में हमने देखा कि जो 10 गुना अधिक CO2 की मात्रा होती है वो मृदा में होती क्यों है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं इसमें नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक क्यों होती है इसमें, जैसे 79 के लगभग इसमें क्या होती है, मृदा में होती है। तो गाइस ये है, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं इसको एक बार। अब मृदा में जीवाणु उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। मृदा में क्या उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। अब ये सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। स्थिरीकरण का मतलब होता है टूटना। जो लाभकारी जैसे राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, मृदा के अंदर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक हो गए, सहजीवी कारक हो गए, कुछ लाभदायक बैक्टीरिया हो गए, ये सभी कारक क्या करते हैं, छोटे छोटे कणों में इनको तोड़ देते हैं। इसलिए यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन की मात्रा को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। किसकी तुलना में, वायुमंडल की तुलना में इसकी मात्रा को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कौन, लाभदायक जीवाणु, सहजीवी, मुक्त जीवी, ये सभी कारक क्या करेंगे, इसके मात्रा को बढ़ा देंगे। ठीक है गाइस। तो नाइट्रोजन और जो CO2 की मात्रा थी, उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी। जो CO2 की मात्रा थी 10 गुना थी, वो किसके कारण थी, और जो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है वो किसके कारण हो रही थी। तो हमने मृदा जल और मृदा वायु के बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर ली। क्वेश्चन किस हिसाब से आता है और क्वेश्चन का टाइप क्या है, किस हिसाब से क्वेश्चन आया हुआ है, वो हमने देख लिया। तो ये तो हमने बात की रंध्रों के बारे में। 50% रंध्र होता है और 50% क्या होता है, ठोस पदार्थ। अब बात करेंगे खनिज पदार्थों के बारे में, कि खनिज पदार्थ इसमें कौन कौन से होते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें होती है सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों सम्मिलित रूप से किसमें उपस्थित होती है, खनिज पदार्थ में। सैंड होती है बालू, सैंड क्या होती है, बालू, जिसके कण क्या होते हैं, बहुत ही बारीक मोटे होते हैं। सिल्ट, इससे थोड़े बारीक कण होते हैं। क्ले, जिसके सबसे हल्के कण होते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, वो कौन सी होती है, क्ले मिट्टी। और जो दोमट मिट्टी होती है, जो फसलों के लिए सर्वाधिक लाभदायक उपजाऊ जो मिट्टी होती है, सर्वोत्तम मिट्टी होती है, वो कौन सी होती है गाइस, सिल्ट सॉइल। तो खनिज पदार्थों में क्या क्या उपस्थित है, सैंड, सिल्ट और क्ले। इसके अलावा इसमें कुछ धातुएं भी उपस्थित होती है, जैसे नाइट्रोजन हुई, कैल्शियम हुई, मैग्नीशियम हुई, एल्यूमिनियम हुई, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, ये भी इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। किसमें, खनिज पदार्थों में, जो कुल का कितना प्रतिशत भाग बनाएगा, 45%। ओके गाइस। तो गाइस अब अपन देखते हैं इसमें कार्बनिक पदार्थ। अपना लास्ट स्टेप होगा रासायनिक संगठन के बारे में, जो सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम परसेंटाइल किसका होता है, जो 5% होता है वो किसका होता है, कार्बनिक पदार्थ। अब इसमें देखते हैं कि कार्बनिक पदार्थ जो 5%, इसमें और कौन कौन से कारक सम्मिलित होते हैं। तो देखिए यहां से भी काफी बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें 80% तो होती है ह्यूमस। 80% क्या होती है, ह्यूमस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्बनिक पदार्थों में ह्यूमस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो 80% क्या होगी, ह्यूमस की मात्रा होगी। और इसमें 10% जो होगी वो क्या होगी, जड़ें होंगी। और बाकी 10% क्या होगी, यहां पर सूक्ष्म जीव, छोटे जीव जंतु होंगे। ठीक है। 80% क्या होगी, सबसे ज्यादा ह्यूमस, 10% जड़ें और 10% सूक्ष्म जीव। ह्यूमस सबसे ज्यादा है। अच्छा, ह्यूमस होती क्या है, ह्यूमस होती है गाइस जो सड़ा गला हुआ पदार्थ है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ है वही चीज क्या है, ह्यूमस, जिसकी परसेंटाइल कितनी है, 80%। बाकी 10% जड़ें हैं और 10% क्या है, सूक्ष्म जीव। अब यहां से फिर क्वेश्चन और बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आए हुए भी है कि
भारत की मृदाओं में कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए? तो सीधा सीधा दे रखा आंसर 5%। भारत की मृदाओं में कितना प्रतिशत, भारत में राजस्थान भी आएगा सभी की जगह, तो भारत की मृदाओं में कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होता है? तो कितना होगा? 5%। लेकिन यहां पर अपन बात करें कि यदि 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो जाए, कितनी? 20% से यदि अधिक कार्बनिक पदार्थ की बात, 20% से यदि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाए तो वो कौन सी मृदाएं होंगी? तो दोस्तों वो मृदाएं होंगी कार्बनिक मृदाएं। इसको ध्यान से देख लेना, कौन सी मृदाएं होंगी? कार्बनिक मृदाएं। और कार्बनिक मृदाएं कब होंगी? जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होगी? 20% से अधिक होगी। ठीक है, फिर यहां से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो अब यहां पर अपन बात करेंगे राजस्थान की, थोड़ा सा अपन ज्योग्राफी में चलते हैं। तो राजस्थान की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, अपन मानचित्र की बात करें तो स्थिति, उसका आकार कैसा है? पतंगाकार। राजस्थान की स्थिति या राजस्थान का आकार कैसा है दोस्तों? पतंगाकार, सभी को पता है। अब यहां पर अपन दिशाओं के अनुसार चलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। राइट में बात करें तो जहां से सूर्य उदय होता है पूर्व, और जहां पर सूर्य अस्त होता है वो कौन सी दिशा है? पश्चिम। और नीचे की बात करें तो साउथ आ गया, दक्षिण दिशा आ गई, ये दक्षिण दिशा हो गई। अब यहां पर बात करेंगे अपन ये वाला, तो दिशा की बात करें तो कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम। किसकी बात कर रहे हैं अपन? राजस्थान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों? उत्तर पश्चिम। अब यहां पर क्या उपस्थित है? रेत उपस्थित है। यहां पर रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान जिसे अपन कहते हैं। क्या यहां पर रेत ही रेत है? तो यहां पर जो रेगिस्तान है और रेगिस्तान में जो मृदा है उसके अंदर कितनी प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर पश्चिमी दिशाओं की जो मृदा है उनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें आंसर था 0.1%, जो बहुत ही कम लोगों ने इसका आंसर दिया था। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो राजस्थान या भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम की मृदाओं में कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होता है? 0.1%। तभी तो ये रेत है। यदि इसमें 5% कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती तो क्या इसे हम रेत कहते क्या या बालू कहते क्या? बिल्कुल नहीं। 0.1% मात्रा है, तभी इसको हमने क्या कहा? रेत कहा। क्या कहा? बालू कहा। और बालू में रंध्र क्या होते हैं? बड़े। उसमें जल धारण क्षमता क्या होती है? कम। ठीक है गाइस, लेकिन जल निकास क्या होता है? अधिक होता है। अब बात करें अपन कार्बनिक पदार्थ की बात की, मृदा के जल की बात की, मृदा के वायु की बात की, खनिज पदार्थ की बात की, तो ये सभी इसका जो क्लासिफिकेशन था, उम्मीद है आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन का तरीका भी बताया, किस हिसाब से क्वेश्चन आया हुआ है वो भी बताया है। तो आप इसके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते थे आप चाहो तो, और बना सकते हो गाइस। लेकिन इसको समझने से पहले आप मृदा का इंट्रोडक्शन है वो जरूर देखिए। उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। पहले आप वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो गाइस, मृदा जल हो गया, मृदा वायु हो गई, खनिज पदार्थ हो गया और कार्बनिक पदार्थ हो गया। अच्छा, जो मृदा का संगठन है इसके बारे में जो अवधारणा दी थी, सबसे अच्छी अवधारणा, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है ज़ेनी। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ज़ेनी। इसको ध्यान में रखना थोड़ा कि मृदा के बारे में, मृदा के अवधारणा, मृदा की अवधारणा, मृदा की जो अवधारणा दी थी उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ज़ेनी। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ज़ेनी। और एक वैज्ञानिक और था व्हिटनी। एक वैज्ञानिक का नाम और है व्हिटनी। इस व्हिटनी ने मृदा को क्या कहा है? किसको? मृदा को क्या कहा है? पोषक तत्वों की धानी। पोषक तत्वों की धानी। अच्छा, पोषक तत्वों की धानी मतलब दान करने वाली दानी। क्यों? क्योंकि मृदा के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? पोषक तत्व। मतलब पोषण जो अपन खाते हैं वैसे पौधों को भी दिया जाता है पोषक तत्व। मृदा क्या करती है? पौधे को सहारा देती है, जल देती है, पोषक तत्व देती है। इसलिए व्हिटनी ने मृदा को क्या कह दिया? पोषक तत्वों की दानी। और मृदा की जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? ज़ेनी ने। उम्मीद है दोनों जो वैज्ञानिक थे इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हुआ मृदा के संगठन के बारे में हमने बात की, कंपोजिशन ऑफ सोइल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो गाइस जो नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी, अब होगी सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल, प्रोफाइल मृदा परिच्छेदिका। परिच्छेदिका में क्या होगा गाइस, इसमें जो मृदा का जो कटान लगाएंगे, काट होगा ऊपर से नीचे की तरफ, जब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में चलेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार की क्या आएंगी, परतें आएंगी। किसकी, मृदा की, जो जिसे हम किस नाम से जानते हैं, संस्तर से जानते हैं। किस नाम से, संस्तर। तो देखिए इसको थोड़ा सा देख लिए। मान लो ये मृदा है और मृदा में अपन क्या लगा रहे हैं, कटान। अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, कटान। ये दिशा कौन सी है, क्षैतिज। कौन सी दिशा है, क्षैतिज। तो देखो एक तो होती है क्षैतिज दिशा होती है, और एक होती है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर तो क्षैतिज तो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और ये हो गई वर्टिकल। ये क्या हो गई, वर्टिकल। ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई और ये क्या हो गई, वर्टिकल। अब इसमें जब कटान लगाते हैं तो कुछ संस्तर बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये बनते हैं, जैसे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो संस्तर आएगा ऊपर ही ऊपर, वो आएगा ओ संस्तर। कौन सा आएगा, ओ संस्तर। फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, और लास्ट में आता है एक आर। ठीक है गाइस, ये सभी क्या है, मृदा के अंदर संस्तर। जब मृदा में कटान लगाते हैं तो अलग अलग प्रकार की परतें बनती है। उन सभी को किस नाम से जानते हैं, संस्तर के नाम से जानते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के हो गए मुख्यतः। ओ हो गया, ए, बी, सी और आर। अब जो ओ संस्तर होता है, ओ का मतलब क्या होता है, ओ से लेंगे अपन ऑर्गेनिक मैटर। ओ से अर्थ क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कार्बनिक पदार्थ। ओ का मतलब क्या होगा, इससे कार्बनिक पदार्थ हो गया। अब जो कार्बनिक पदार्थ है, अब आप इससे पहले हमने बात की थी, जो मृदा में जितना अधिक कार्बनिक पदार्थ होगा उतनी ही मृदा क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन 5% से क्या नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन 5% से कम नहीं होना चाहिए, अधिक तो चल सकता है। और उत्तरी पश्चिमी मृदाओं की बात की थी, उसमें कितना है, 0.1%। तो यहां पर अपन बात कर रहे थे कार्बनिक पदार्थ की। तो क्या ये सभी जगह उपस्थित होगा, बिल्कुल नहीं। ये सभी जगह उपस्थित बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा जहां पर क्या होगा, वन होंगे, क्या होंगे, जंगल होंगे, या फिर अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होगी, वनस्पति, पेड़ पौधे जहां पर अधिक मात्रा में होंगे। मान लो ये मृदा है और यहां पर बहुत अधिक मात्रा में क्या है, वनस्पति है। क्या है, वनस्पति। अब इस वनस्पति से क्या हुआ, जो अवशिष्ट पदार्थ जैसे इसकी शाखा हो गई, तना हो गया, फल हो गए, फूल हो गए, पत्ती हो गई, इन सभी से क्या हुआ, जब ये सड़े गिले और यहां पर एक क्या बन गई, परत बन गई। क्या बन गई, इन सभी की है कि परत। और उसी संस्तर को हमने क्या नाम दे दिया, ओ संस्तर। तो ओ संस्तर कहां पर उपस्थित होगा गाइस, जहां पर वनस्पति या जंगल, वन, पेड़ पौधे अधिक मात्रा में है, वहीं पर किसका निर्माण होगा, ओ संस्तर। जहां पर शुष्क पदार्थ है, वनस्पति का अभाव है, वहां पर किसका अभाव होगा, ओ संस्तर का। सीधी सी बात है। सेकंड बात करें अपन ए संस्तर, सेकंड संस्तर की बात करें तो ए संस्तर। इस संस्तर में किसका निर्माण होता है, खेती का। जो खेती करते हैं अपन, कृषि करते हैं, वो किस संस्तर में करते हैं, ए संस्तर में। ठीक है गाइस, तो यहां से भी क्वेश्चन पुट अप होता है कि मृदा परिच्छेदिका के किस संस्तर में कृषि या खेती की जाती है, तो वो कौन सा संस्तर होगा, ए संस्तर होगा। और इसमें क्या की जाती है, कृषि की जाती है। फिर है बी, इसमें आपने देखा होगा जो काली मृदाएं होती है, कौन सी, काली मृदाएं, तो उनका क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। यहां पर खेती करते हैं तो खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है, दोमट मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है, दोमट। दोमट से फिर नीचे चलेंगे तो कौन सी मृदा आएगी, काली मृदाएं, चिकनी मृदाएं या काली कपासी मृदाएं। जो कौन से संस्तर में होगी, वो बी संस्तर में होगी। ए में क्या होगी, दोमट मृदा कह सकते हैं अपन। फिर इसके बाद में सी स्तर, सी और आर। सी से क्या बनता है दोस्तों, चय बनता है। सीधा सीधा रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सी से क्या बनता है, चय, और चय से क्या बन गया, चट्टाने। तो चट्टानों का जो निर्माण होता है तो वो कौन से संस्तर में होता है, सी में और आर में। चट्टानों का निर्माण कहां पर होता है, जहां पर कठोर परतें होती है या कठोर भाग का जहां पर निर्माण होता है, वो कौन सा संस्तर होता है, सी और आर। यहां पर फिर
ज्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर नीचे नीचे क्या आएंगी, चट्टानें आएंगी। तो गाइस ये था संयंत्र जो 4 प्रकार का था, ओ, ए, बी, सी और आर, सॉरी 5। ओ में क्या थे, ऑर्गेनिक मैटर। ओ से क्या लिया, ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक पदार्थ जो कहां पर उपस्थित होते, जहां पर वनस्पति अधिक मात्रा में होगी, वन होंगे, जंगल होंगे, वहीं पर इसका निर्माण होगा। फिर था ए में क्या होती है, कृषि, खेती, जहां पर मिट्टी कौन सी होती है, जो मृदा खेती के लिए सर्वोत्तम होती है वो होती है दोमट मृदा, और उसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5 के लगभग। फिर है बी संयंत्र, यहां पर कौन सी मृदाएं होंगी, काली मृदाएं। कौन सी मृदाएं होंगी, काली मृदाएं होंगी। लास्ट सी से क्या बनता है, चय, और चय फॉर चट्टान। चट्टान का निर्माण कहां होगा, सी और आर दोनों संयंत्र में किसका निर्माण होगा, जो कठोर भाग होता है उसका निर्माण होगा। अब देखते हैं कि किस भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो ए और जो बी भाग है, ए ओ और बी, सॉरी ए बी, ए नहीं, ए और बी जो वाला भाग है इसको किस नाम से जानते हैं, सोलम। किस भाग से नाम, सॉरी किस नाम से जानते हैं, सोलम। सोलम शब्द का अर्थ हमने देखा था, ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। इसका अर्थ क्या होता है, फर्श से। ठीक है, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ क्या होता है, सोलम, सॉरी फर्श होता है। बी संयंत्र की बात करें, किसकी बात करें, ए और बी की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं सी और आर की। तो ये कौन से भाग होते हैं, रिगोलित। कौन से भाग होते हैं, रिगोलित। रिगोलित। सी और आर को हमने क्या कह दिया, रिगोलित कह दिया। बी और ए इन दोनों को क्या कह दिया, सोलम। अच्छा रिगोलित दोस्तों होता क्या है, तो हमने मृदा में इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, रिगोलित को नहीं देखा था हमने, सोलम को जरूर देखा था। तो जो चट्टानें थी, चट्टानें क्या हुई, टूटी। चट्टानें क्या हुई, टूटी। इनके क्या हुए, छोटे टुकड़े हुए। क्या हुए, छोटे टुकड़े। अब छोटे टुकड़ों से फिर धीरे धीरे आकार कितना हुआ था, 2 mm। कितना हुआ था, 2 mm। फिर किसका निर्माण हुआ था, मृदा का। मृदा का निर्माण कब होगा, जब इनके कणों का आकार कितना होगा, 2 mm से कम होगा, या 2 mm तक। अब चट्टान टूटी और टूटने से फिर जो टुकड़े बने थे बीच में, मध्य में जो टुकड़े बने थे, उनको क्या कहते हैं, रिगोलित। उनको क्या कहते हैं, रिगोलित। सीधा सीधा आप तो इतना ध्यान रखो कि मृदा का निर्माण कितने आकार पर होता है, 2 mm। उससे पहले जो कण का जो निर्माण हुआ है वही चीज क्या है, रिगोलित। वही चीज क्या है, रिगोलित। तो ये हमने संयंत्र के बारे में बात की। 5 प्रकार के मुख्य थे, ए, ओ, बी, सी, आर। ओ कार्बनिक पदार्थ हो गए जो कहां पर उपस्थित होते हैं, जहां पर वनस्पति अधिक होती है। ए में कृषि होती है, बी में क्या होता है, काली मृदा होती है। सी और आर में चट्टानें होती है, जहां पर कृषि का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं अपन गुणों के आधार पर। तो गुणों के जो आधार पर है वो मृदा को अपन 3 भागों में बांटा है, भौतिक दशा, रासायनिक दशा और सूक्ष्म जीव। ठीक है गाइस, भौतिक दशा में क्या होता है, जैसे मृदा का रंग कैसा है, मृदा किस प्रकृति की है, उसके कणों का आकार कितना है, घनत्व कितना है, मतलब उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है कि नहीं, वो चीज अपन किसमें देखेंगे, भौतिक दशा में। फिर है रासायनिक दशा कि मृदा की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है या क्षारीय है, उस मृदा का पीएच कितना है, सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है पीएच के आधार पर, वो अपन किसमें देखेंगे, रासायनिक दशाओं के आधार पर। तो देखिएगा इस पहले है भौतिक दशा। भौतिक दशा में पहला स्टेप है मृदा कणाकार, मतलब कण का आकार, कि जैसे मोटी बालू होती है, महीन बालू होती है, सिल्ट होती है, क्ले होती है, वो सभी किसमें आएंगी, कणाकार में। मोटी बालू का आकार कितना होता है, महीन बालू का आकार कितना होता है, और कणों के आकार के आधार पर उन्हें क्या कहे, मृदा कणाकार। सेकंड है मृदा की संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, कि मृदा की संरचना कैसी है, जैसे मृदा 4 प्रकार की होती है, प्लेटी, प्रिज्मीय, गोल और खंड। तो उन संरचनाओं का आकार कैसा है, आकार और फिर उनके कणों का आकार कितना है, वो चीज किसमें आएंगी, मृदा संरचना में। फिर है मृदा घनत्व, डेंसिटी, मृदा घनत्व, जैसे मृदा में कार्बनिक पदार्थ की यदि मात्रा अधिक है, किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की यदि मात्रा अधिक है तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि घनत्व अधिक है तो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, कम। मतलब कार्बनिक पदार्थ के आधार पर किसका निर्धारण करते हैं अपन, घनत्व का। 4 है मृदा रंग, कलर, कि मृदा का रंग कैसे है, जैसे काली मृदाएं होती है, पीली मृदाएं होती है, लाल मृदाएं होती है। लाल मृदाओं का लाल रंग किसके कारण अधिक होता है, जिसमें आयरन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। काली मृदाएं होती है, पीली मृदाएं होती है, तो वो किसमें आएंगे, मृदा के रंग में। फिर है मृदा का तापमान, टेम्परेचर, जैसे शुष्क मृदाएं होती है,
रेतीली मृदाएं, बालू मृदाएं, उनमें तापमान क्या होता है अधिक, क्योंकि वहां पर पानी की मात्रा क्या है कम। किसके तुलना में? जो शुष्क मृदाएं हैं उनमें तापमान अधिक होता है बजाय अधिक पानी वाली मृदाओं की तुलना में। नेक्स्ट अपन देखते हैं मृदा जल। जल का काम अभी देखा हमने संगठन के बारे, और वायु को भी देखा। वायु में क्या उपस्थित होते हैं? रंध्रावकाश। तो यह है भौतिक दशा। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से मृदा के गुणों के आधार पर या निम्न में से मृदा का भौतिक गुण है, ठीक है, तो एक दे देगा इनमें से, 3 कोई और ऑप्शन में दे देगा, या फिर 3 इनमें से दे देगा और 1 इनमें से दे देगा। पूछ लेगा निम्न में से मृदा का भौतिक गुण नहीं है। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि मृदा के भौतिक दशा या भौतिक गुण कौन कौन से हैं। उसका कण हो गया, मृदा की संरचना हो गई, घनत्व हो गया, मृदा का रंग हो गया, उसका तापमान, जल और वायु, ठीक है। सेकंड देखते हैं अपन रासायनिक दशा। सबसे पहले है पीएच। पीएच को ऐसे लिखते हैं दोस्तों, लिखने का तरीका सबसे अच्छा होना चाहिए। पीएच, एच हमेशा क्या आएगा? पी से ऊपर। फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। छोटी क्लास में 10th से अपन 9th 8 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि पीएच की परिभाषा क्या होती है। तो हाइड्रोजन आयन H+ जो आयन है उसके ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। गाइस पीएच की जो खोज की थी, पीएच की खोज किसने की थी और कब की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको भी आता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि पीएच की खोज किसने की थी। तो पीएच की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। पीएच की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? सोरेनसन। और कब की थी? 1909 में की थी। कब की थी गाइस? 1909 में। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी, 1909 में की थी। पीएच की फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब H+ होता है। और इसको प्रकृति के आधार पर अपन पीएच को देखते हैं। जैसे मृदा की प्रकृति अम्लीय भी होती है, क्षारीय भी होती है और उदासीन भी होती है। अच्छा, अम्लीय प्रकृति होगी तो पीएच मान कितना होगा? तो 7 से यदि कम पीएच है तो मृदा कैसी होगी? अम्लीय होगी। 7 से अधिक पीएच है तो मृदा क्षारीय होगी। और यदि 7 है तो मृदा कैसी होगी? उदासीन। तो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति के आधार पर हमने क्या डिसाइड किया? पीएच को, ठीक है गाइस। सेकंड है ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। इसको अपन देखेंगे लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा। इसको भी अपन प्रकृति के आधार पर देखेंगे। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा और उसके आधार पर इनकी प्रकृति को अपन देखेंगे। फिर है एएफ, ये भी इसी में आता है। फिर है सीईसी, धनात्मक विद्युत चालकता हो गई, और एईसी ऋणात्मक विद्युत चालकता हो गई। फिर है पीएफ, जैसे पीएच होता है दोस्तों वैसे ही क्या होता है? पीएफ। एफ का मतलब होता है, यहां पर ले लो एफ से फील्ड। एफ से क्या ले लिया हमने? फील्ड। एफ से क्या ले लिया? फील्ड। ये याद करने की ट्रिक है, वैसे फुल फॉर्म नहीं है। फुल फॉर्म होती है इसकी पोटेंस ऑफ फोर्स। एफ से क्या लेंगे? फोर्स मतलब दबाव। एफ से हमने यहां पर वैज्ञानिक को यदि हम याद करना है तो एफ से क्या लेंगे? फील्ड। और इसकी जो खोज की थी वो दोस्तों किसने की थी? स्कोफिल्ड। पीएफ की खोज किसने की थी दोस्तों? स्कोफिल्ड ने की थी। एफ से क्या लेंगे? फील्ड। और वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्कोफिल्ड। अच्छा, पीएफ है क्या? तो दोस्तों देखो, जल स्तंभ की सेंटीमीटर में, किसमें? सेंटीमीटर में तनाव धारण करने की क्या है? क्षमता। जैसे पीएच होता है वैसे क्या होता है? पीएफ इनकी वैल्यू होती है। और पीएच की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने 1909 में की थी। और पीएफ, एफ से फील्ड, तो पीएफ की खोज किसने की थी? स्कोफिल्ड ने की थी। फिर है लास्ट जैविक दशा। जैविक दशा में से निकालो जीव, और जीव से क्या बन गया? सूक्ष्म जीव। जैविक दशा में क्या है? सूक्ष्म जीव। जैविक से क्या निकाला? जीव निकाला, और जीव से क्या बना है? सूक्ष्म जीव। तो गाइस ये थी गुणों के आधार पर कि भौतिक दशा में या भौतिक गुण कौन कौन से हैं, रासायनिक गुण कौन कौन से हैं और जैविक गुण कौन कौन से। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप करता है। क्वेश्चन का टाइप मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। नेक्स्ट स्टेप होगी, अपन देखेंगे कणों के आकार के आधार पर कि मृदा का जो कण है, जो उन कणों के आकार के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा है, और किन जो बांटा है तो किन पद्धतियां हैं इसमें, कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो 2 पद्धतियां हैं गाइस जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहां से प्रत्येक साल जेट आईसीआर में तो हर साल यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिएगा, इस बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, गौर से देखिएगा। अब देखते हैं अपन कणाकार या कणों के आकार के आधार पर, कणाकार या कणों के आकार के आधार पर,
ठीक है गाइस, दो पद्धतियां हैं। कौन सी पद्धतियां हैं? दो। फर्स्ट है ISSS। फर्स्ट पद्धति कौन सी है? ISS। इसकी फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए। तो आई से तो क्या लेंगे? इंटरनेशनल। एस से सोइल, फिर एस से क्या हो गया? साइंस, और एस से क्या हो गया? सोसाइटी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? फर्स्ट पद्धति का नाम क्या है? ISSS, इंटरनेशनल सोइल साइंस सोसाइटी। ठीक है गाइस। सेकंड पद्धति है USDA। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए गाइस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट। किसका डिपार्टमेंट? एग्रीकल्चर का। किसका डिपार्टमेंट? एग्रीकल्चर का। किसका डिपार्टमेंट? तो ये हमने बात की दो पद्धतियों के बारे में, ISS पद्धति और एक USDA पद्धति। इसकी फुल फॉर्म हमें पता होने से काफी बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि ISS पद्धति का पूरा नाम क्या है और USDA पद्धति का पूरा नाम क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट है वो ISS पद्धति है गाइस, और इसी के कणों के आकार के आधार पर अपन देखेंगे। तो देखिए, ISS पद्धति ने मृदा के जो कण है उसको 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4। तो कण वर्ग का नाम और आकार किसमें होता है? व्यास में। और इकाई क्या होती है गाइस इसकी? mm। इकाई क्या होती है इसकी? mm। और इसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सबसे पहले तो हमें इनका क्रम याद होना चाहिए। किनका? कण वर्ग का नाम। यदि क्रम याद है तो आकार अपने आप याद हो जाएगा। जब तक आपको इनका क्रम याद नहीं होगा, इसमें आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से याद होगा। तो भाई सबसे पहले देखते हैं मोटी बालू। सबसे पहले है मोटी बालू। बालू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैंड। बालू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैंड। सेकंड है, अब मोटी आ गई तो क्या आ गई? भारी क्या आएगी? तो महीन बालू। पहले बड़े और फिर छोटे, तो फिर महीन बालू। थर्ड है सिल्ट। थर्ड कौन सी है? सिल्ट। और 4 है क्ले। 4 कौन सी है? क्ले। और क्ले को क्या कहते हैं? मृतिका। क्ले को क्या कहते हैं गाइस? मृतिका। ये हमें याद होना चाहिए। तो ये हो गया क्रम। क्रम हमें बिल्कुल ऐसे की ऐसे याद होना चाहिए कि सबसे पहले आएगा मोटी बालू, सेकंड महीन बालू, थर्ड सिल्ट, और लास्ट में है क्ले। और क्ले को क्या कहते हैं? मृतिका। तो गाइस इससे पहले अपन बात करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी और इस वीडियो में शुरू में भी हमने बात की थी। यदि अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो देखिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस वीडियो को देखने से इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखें ताकि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम बात कर रहे थे मृदा के कण की, कि मृदा का कण का जो आकार है वो कितना होना चाहिए, तब जाकर वो मृदा कहलाएगी। तो गाइस फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कण का जो आकार है वो कितना होना चाहिए, कितना mm का कण होना चाहिए तब वो मृदा कहलाएगी। तो कितना है सभी को पता है? 2 mm। इससे अधिक होगा तो क्या होगा? वो कंकड़ पत्थर हो जाएगा। तो 2 mm या फिर इससे कम। तो शुरुआत कहां से करेंगे? 2 mm से, क्योंकि मृदा का जो कण होता है वो कितना होता है? 2 mm। अब इससे कम होगा तो 0.2 mm। ठीक है। मोटी बालू का जो आकार है वो कितना हो गया? 2 से 0.2। तो गाइस ये हमने बात की मोटी बालू के बारे में कि इसका जो कण का आकार होता है वो कितना होता है? 2 से 0.2 mm। नेक्स्ट बात करेंगे अपन महीन बालू। अब ये इसकी कॉपी यहां पर अगर तो सेम 0.2 से, अब आकार क्या होगा? कम, तो क्या लगा देंगे? 0.2 mm। अब इसको सेम यहां पर ले आएंगे सिल्ट में, तो 0.02 से अब आकार और कम होगा तो 0 लगा देंगे, 0.02 mm। लास्ट में है क्ले, और इसका कितना हुआ? सेम 0.002 mm से कम। अब यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है गाइस, और इसका आकार सबसे ज्यादा पहुंचता है और काफी स्टूडेंट का यहां पर गलत आंसर होता है। क्वेश्चन आता है कि क्ले मृदा या मृत्तिका का आकार कितना होता है? तो पहला ऑप्शन क्या होता है? 0.002 mm से अधिक आते हैं अपन।
ऑप्शन को क्या करते हैं, पूरा नहीं पढ़ते और फटाफट आंसर कौन सा कर देते हैं, अधिक वाला, और अपना आंसर क्या हो जाता है, गलत। तो आकार क्या होगा, कम। सभी को पता है कि आकार ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे की ओर कम हो रहा है, क्योंकि आकार कितना है मृदा का, 2 mm। तो यहां से आकार क्या होगा, कम, क्योंकि आकार अधिक होगा तो वो मृदा नहीं होगी, वो क्या होगा, कंकड़ पत्थर होंगे। ठीक है गाइस। तो मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और क्ले, इनके कणों के आकार के बारे में हमने बात की, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिल्ट से और क्ले से आता है। तो इसका आकार सबसे कम किसका होगा, क्ले का आकार। अब देख लेते हैं कि जो मोटी बालू है ये कहां पर अधिक पाई जाती है, इसमें कौन सी फसल ली जाती है। तो गाइस मोटी बालू होती है ना, इसमें कुष्मांड कुल की फसलें, किस कुल की, कुष्मांड कुल की फसलें ली जाती है। कुष्मांड कुल को और किस नाम से जानते हैं, तो कुष्मांड कुल को कुकुरबिटेसी के नाम से जानते हैं, कुकुरबिटेसी। अच्छा, कुकुरबिटेसी में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो गर्मी में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं, ठीक है, मई जून में ककड़ी हुई, खरबूजा हुआ, तरबूज हुआ, ठीक है, वो सभी फसलें किस में आती है, कुकुरबिटेसी। अब बात करें सिल्ट, तो सिल्ट में कौन सी मृदा आती है, दोमट मृदा। सिल्ट में कौन सी आती है, दोमट मृदा, जो फसल उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा है। सर्वोत्तम मृदा कौन सी है, दोमट मृदा है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 एवरेज होता है। लास्ट क्ले, क्ले मृदाओं में जो कणों का आकार है वो बिल्कुल महीन होता है, और इसमें जो चिकनी मिट्टी आती है, जैसे काली कपासी हुई, जिसमें धान की खेती करते हैं, गन्ना की करते हैं, कपास की करते हैं, तो इससे जलधारण क्षमता क्या होती है, अधिक, क्योंकि कणों का आकार क्या होता है, छोटा। इसका वायु संचार क्या होता है, कम, किसकी तुलना में, बालू की तुलना में। दोबारा से सुनना, अपन बात करें, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक तो जल धारण क्षमता है, किसकी, जल धारण क्षमता। तो जल धारण, जो जल को धारण करने की क्षमता होती है, सबसे कम तो किसमें होती है, बालू मृदा में। सबसे कम तो किसमें होती है, बालू मृदा में, और सबसे अधिक किसमें होती है, क्ले मृदाओं में। किसमें होती है, क्ले मृदाओं में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल को धारण करने की क्षमता या जल धारण क्षमता सबसे कम तो किसकी होती है, बालू मृदा की, और सबसे अधिक किसकी होती है, क्ले मृदाओं की। ठीक है गाइस। फिर इसमें कणों का आकार जो भारी होता है वो बालू मृदा का होता है, कणों का आकार जो छोटा होता है वो किसका होता है, क्ले मृदाओं का होता है। ठीक है गाइस, ये हमने बात की मृदा के बारे में मोटी मोटी कुछ जानकारी। उम्मीद है सभी को दी हुई जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको दी हुई जानकारी कैसे लगी। ओके गाइस, थैंक यू।